नमस्कार प्रिय प्रतियोगी मित्रों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पिछली क्लास में पढ़ा था, भाषा की व्युत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके चार भेद, भाषा के स्वरूप के बारे में पढ़ा था। उसके चार भेद थे। पहला था बोली, दूसरा साहित्यिक भाषा और तीसरा राजभाषा और चौथा राष्ट्रभाषा। उसमें मैंने बताया था कि एक आपकी मातृभाषा भी होती है, जिसको कुछ विद्वानों ने लेकर उसके पांच स्वरूप मानते हैं, लेकिन मुख्यतः चार ही हैं जिसको बताया गया है। इसके बाद हम लोग दो टॉपिक को पढ़े थे, एक बोली को पढ़ा गया था और दूसरा साहित्यिक भाषा को पढ़ा गया था। साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं, साहित्यिक भाषा के कितने अन्य नाम हैं, तो हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था। तो साहित्यिक भाषा किसे कहते हैं? ऐसी बोली जिसमें कुछ रचनाएं वगैरह व्याकरण ग्रंथ लिखे जाने लगते हैं, उसे हम साहित्यिक भाषा कहते हैं। साहित्यिक भाषा का अन्य नाम क्या था? मानक भाषा, परिनिष्ठित भाषा, सुधरी भाषा या सुघरी भाषा, और क्या कहते हैं, कुछ विद्वानों ने इसको व्याकरणिक भाषा और मानक भाषा, सुधरी भाषा और सुघरी भाषा या परिनिष्ठित भाषा, इन्हीं चार नामों से पुकारा है। तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था। और इसके बाद अगला था राजभाषा। राजभाषा हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं राजभाषा किसे कहते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? तो जिस भाषा में किसी देश की सरकार द्वारा अपने कामकाज किए जाते हैं या एक राज्य से दूसरे राज्यों का पत्रों के माध्यम से संपर्क स्थापित किए जाते हैं, उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब राजभाषा के अंतर्गत संविधान में हिंदी को, अब पूछा जाएगा कि किसको राजभाषा का दर्जा, संविधान में किसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अब आइए हिंदी के बारे में पढ़ते हैं कि हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि राजभाषा के अंतर्गत या भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं और कितनी भाषाएं थीं। तो आइए हम लोग देखते हैं हिंदी व्युत्पत्ति और उसका अर्थ। तो देखिए, भाषा के अर्थ में हिंदी का प्रयोग फारस और अरब से होता है। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग फारस और अरब से होता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द, जो हिंदू शब्द था, का प्राचीनतम प्रयोग 7वीं सदी के अंतिम चरण के ग्रंथ, किस ग्रंथ में? निशीथ चूर्णी ग्रंथ में प्रथम बार मिला है। यानी जो हिंदू शब्द है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? निशीथ चूर्ण ग्रंथ में सर्वप्रथम मिलता है। हिंदू शब्द फारसी है। पूछा जाएगा कि हिंदू शब्द कैसा शब्द है, किस भाषा का शब्द है? तो फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग, सिंधु शब्द का, हिंदू नहीं, ध्यान रखना, सिंधु, क्योंकि हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग निशीथ चूर्ण ग्रंथ में मिलता है और सिंधु शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद में सामान्यतः सप्त सिंधवः
सप्त सिंधवः, नदी विशेष तथा नदी के आसपास के जो प्रदेश हैं उसके लिए किया गया है। इसके बाद है अतः संस्कृत के सिंधु शब्द का उच्चारण ईरानियों ने हिंदू से करते थे। कैसे करते थे? यानी वो जो दंत सा है, इस दंत सा का उच्चारण वो कैसे करते थे? हा की तरह करते थे। उस सा को सा नहीं कह पाते थे, हा कहते थे। तो इसीलिए हिंदी शब्द जो है वो हिंदी शब्द उच्चारण ना करके सिंधु शब्द या सिंधी शब्द का उच्चारण करते थे। तो सिंधु शब्द का उच्चारण करते थे कौन? ईरानियों ने हिंदू शब्द के स्थान पर सिंधु शब्द का प्रयोग किया था। हिंदू शब्द, आप देखिए जो हिंदू शब्द है, जो हिंदू शब्द है ये आपका संज्ञा शब्द है, ये मूल शब्द है। और जो हिंदी शब्द है इसको हम लोग पढ़ते हैं, ये हिंदी शब्द जो लिखा गया है ये आपका विशेषण शब्द है। इसका मूल शब्द है हिंदू या हिंदू। आइए इसके बाद आगे देखते हैं कि ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस कहा। क्या कहा? किसने कहा? ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को क्या कहा? इंदोस कहा। और यहाँ के निवासियों को इंदोई कहा। क्या कहा? यहाँ के निवासियों को इंदोई कहा। किसने कहा? ग्रीक लोगों ने सिंधु नदी को इंदोस कहा और यहाँ के निवासियों को इंदोई कहा। और प्रदेश को, और जो प्रदेश है उस प्रदेश को इंदिके या इंदिका नाम दिया। क्या नाम दिया? इंदिके या इंदिका नाम दिया, जिससे इंदिका शब्द ही अंग्रेजी में इंडिया कहलाया। क्या कहलाया? इंडिका शब्द ही आगे चलकर अंग्रेजी में इंडिया कहलाया। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, देखते 200 लोग हो तो 100 लोग सब्सक्राइब करते हो, 100 लोग लाइक करते हो। कम से कम अगर आप देख रहे हो, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो लाइक बटन दबाने से कुछ जाता नहीं है। चलिए कोई बात नहीं है, आप पढ़िए बस। आगे देखते हैं। भारत के फारसी कवि औफी ने, किसने? भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम सन 1228 ईस्वी में, कब? सन 1228 ईस्वी में हिंदवी शब्द का प्रयोग संभवतः मध्य प्रदेश की देसी भाषा के लिए किया था। किसके लिए किया था? हिंदवी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? मध्य प्रदेश की देसी भाषा के लिए किया था। किसका प्रयोग? हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? औफी ने किया था। अब पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बनेगा कि हिंदवी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, किसके लिए किया था? तो औफी ने मध्य प्रदेश के देसी भाषा के लिए किया था। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? कोई समस्या नहीं है, आगे चलते हैं। ठीक, आइए आगे हम लोग राजभाषा के बारे में पढ़ते हैं। राजभाषा किसे कहते हैं? अभी मैंने बताया था कि ऐसी भाषा जिसमें किसी देश की सरकार द्वारा अपने कामकाज किए जाते हों अथवा एक राज्य का दूसरे राज्य से पत्रों के माध्यम से संपर्क स्थापित किए जाते हों, उसे हम राजभाषा कहते हैं। अब हिंदी को, जैसा कि मैंने बताया अभी कि हिंदी को भारत की राजभाषा माना जाता है, बताया गया है, संविधान में उल्लिखित किया गया है, वर्णित किया गया है, दर्शाया गया है। किसको? हिंदी को। आपसे पूछा जाएगा कि भारत की राजभाषा है,
क्वेश्चन है आपका कि भारत की राजभाषा है, तो आपसे ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन देगा। ऑप्शन क्या क्या रहेगा? ऑप्शन दे देगा हिंदी, ऑप्शन दे देगा संस्कृत, ऑप्शन दे देगा उर्दू, ऑप्शन 1 दे देगा इनमें से कोई नहीं, या कोई नहीं आप लिख दो, कोई नहीं। तो आपका उत्तर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए जी, कमेंट करिए, बताइए। भारत की राजभाषा है, 4 ऑप्शन है। जी हाँ, हिंदी। ठीक, क्या होगा? हिंदी। अब यही क्वेश्चन उलट के पूछ लेगा, पलट कर पूछ लेगा कि हिंदी को भारत में किस रूप में मान्यता मिली है, तो आपका उत्तर, आपका ऑप्शन बदल जाएगा। ऑप्शन दे देगा राजभाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, या ये सभी, या इनमें से कोई नहीं, जो भी ऑप्शन रख सकता है। तो उत्तर आपका क्या हो जाएगा? राजभाषा। हिंदी को भारत में राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अब इन सभी भाषाओं को, कितनी भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब पूछा जाएगा कि भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? तो भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषा का उल्लेख किया गया है। अब आगे देखते हैं। भारतीय, अब देखिए कि भाषा का उल्लेख भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान की भाग 17, अभी मैंने बताया अनुसूची 8 तथा अध्याय 1 में किया गया है। अध्याय 1 में किया गया है। मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? 22 हो गई है। अब आइए देखते हैं किस किस संशोधन के तहत इसकी संख्या बढ़ी है, कब कब बढ़ी है। तो पहला पॉइंट है 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन 1968 ईस्वी में। 21वां संविधान संशोधन 1968 ईस्वी में एक भाषा जोड़ी गई। वो कौन सी है? कमेंट करिए आप लोग, कमेंट करिए जी, कौन सी भाषा है जी? कमेंट करिए। जन्मेजय कमेंट करिए जी,
जी हाँ, कौन सी भाषा है? सिंधी। सिंधी कौन सी भाषा है? सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब पूछा जा सकता है कि सिंधी भाषा किस संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 21वां संशोधन। सिंधी भाषा किस सन में जोड़ी गई? तो 1968 में जोड़ी गई। सिंधी भाषा किस संशोधन के तहत और कब जोड़ी गई? तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। अगला पॉइंट है 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 ईस्वी में। कब हुआ? 1992 ईस्वी में। इसके तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? इसका सूत्र आप ट्रिक आप बनाए हो, ना बनाए हो तो आप देख लीजिए। नमक, अब इसी की व्याख्या कर दीजिए। ना से नेपाली, ना से क्या है? नेपाली। माँ से मणिपुरी, माँ से मणिपुरी। मराठी भी होता है, मैथिली भी होता है, लेकिन अब आप यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा कि माँ से मणिपुरी ही, नहीं तो ट्रिक काम नहीं करेगी। माँ से मणिपुरी। और का से कोंकणी, का से कोंकणी भाषा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1992 में। कब जोड़ी गई? 1992 में। कौन सा संशोधन था? 71वां संविधान संशोधन। अब आपसे पूछेगा कि मणिपुरी किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। पूछ लेगा नेपाली किस संशोधन के तहत और कब जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। कोंकणी कब जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। अगला पॉइंट 92वां संविधान संशोधन। कौन सा? 92वां संविधान संशोधन कब हुआ? 2003 ईस्वी में। कब हुआ? 2003 ईस्वी में। इसके तहत कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? कितनी भाषाएं जोड़ी गई? तो 4 भाषाएं जोड़ी गई। 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 4 भाषाएं कब जोड़ी गई? 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 ईस्वी में। कोई भी एक भाषा पूछ ले कि डोंगरी कब जोड़ी गई? 2003 ईस्वी में। किस संशोधन के तहत जोड़ी गई? तो 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। पूछ लेगा मैथिली कब जोड़ी गई? तो 92वें संविधान संशोधन के तहत 2003 ईस्वी में जोड़ी गई। पूछ लेगा संथाली कब जोड़ी गई? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में जोड़ी गई। पूछ लेगा कोंकणी कब जोड़ी गई? तब 92 चक्कर मत रहना, बदल गया, दूसरा पूछ रहे हैं। नहीं रट के बैठे वही देख रहे हो, वही उत्तर देते रहो। क्वेश्चन पे ध्यान दिया करिए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में वही आता रहता है, आता रहता है। कम से कम ध्यान से क्वेश्चन सुनो फिर कमेंट करो। नहीं तो मैं पूछ रहा हूँ कोंकणी कब, मैंने लगातार इसको पूछा और उसके बाद मैंने कोंकणी पूछा, तभी भी यही उत्तर आ रहा है। क्वेश्चन सुनो। नेपाली कब जोड़ी गई? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। अब हिंदी किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा है। कैसी भाषा है हिंदी? क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हिंदी कैसी भाषा है? तो
हिंदी श्लिष्ट वियोगात्मक, श्लिष्ट वियोगात्मक भाषा है। पूछेगा संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? तो श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा है या योगात्मक भाषा है। कैसी भाषा है? श्लिष्ट संयोगात्मक भाषा है या फिर योगात्मक भाषा है। अब आपने देखा, अब इसमें जो अब क्वेश्चन पूछ लेगा कि मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी। मूल संविधान में देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, मूल संविधान में कुल कितनी भाषाएं थी। तो मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। पूछेगा वर्तमान में संविधान में वर्णित भाषाओं की संख्या है, तो 22 है। कितनी है? 22 है। पूछ लेगा कि भाषा का उल्लेख किस अनुसूची में हुआ है, तो भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में हुआ है। भाषा का उल्लेख किस भाग में हुआ है, तो भाषा का उल्लेख भाग 17 में हुआ है। भाषा का उल्लेख किस अध्याय में हुआ है, तो अध्याय 1 में हुआ है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि अभी तक मैंने जो पीछे से प्रारंभ किया है, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, प्राकृत, पाली प्राकृत, अपभ्रंश, फिर आके मैं हिंदी पे पहुंचा हूँ। हिंदी के बारे में बताया, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है, यहाँ सब ये सब मैंने बताया। उसके बाद हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया, तो हिंदी को पूछा जाता है बहुत बार, हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया। किसको? हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए आप लोग, कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, 14 सितंबर, जी इसी दिन। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 14 सितंबर 1949 को इसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो उसे यादगार बनाने के लिए इसे हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? उसको यादगार बनाने के लिए। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक आपका इसी में दूसरा पॉइंट था। अभी तो हम लोगों ने राजभाषा के बारे में पढ़ा और उसमें संविधान में उल्लिखित कितनी भाषाएं हैं उसके बारे में पढ़ा। आइए एक पॉइंट में हम लोगों ने चौथा भेद जो था अभी नहीं पढ़ा, राष्ट्रभाषा। क्या? राष्ट्रभाषा। राजभाषा इसमें कुछ है नहीं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या अंतर है? तो राजभाषा जो है संवैधानिक है, संविधान प्रदत्त है, संविधान के द्वारा उसे शरण दिया गया है। और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं?
वे भाषाएं जो किसी राष्ट्र की, किसी देश की लगभग 70 से 80% जनसंख्या के द्वारा बोली या समझी जाती है, पूर्णतः बोली या समझी जाती है, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और भारत की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। ये भारत का दुर्भाग्य रहा है कि भारत की कोई अपनी राष्ट्रभाषा नहीं है। इसके बाद इतना ही हम लोगों को राष्ट्रभाषा और राजभाषा में थोड़ा सा अंतर करना था। इसके बारे में कुछ है ही नहीं है। जब अपनी राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं तो उसके बारे में क्या पढ़ना है। ठीक, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इसी में, इसके बाद है लिपि। क्या है? लिपि। लिपि किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों के लिखने के रीति या ढंग को लिपि कहते हैं। वर्णों या अक्षरों के लिखने के रीति या ढंग को लिपि कहते हैं। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। लिपि विकास की मुख्यतः निम्न अवस्थाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि। कौन कौन सी हैं? चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि, ध्वनि लिपि। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं मुख्यतः? चित्रलिपि, प्रतीक लिपि, भावलिपि और ध्वनि लिपि। भारत में प्राचीन में 3 लिपियां प्रसिद्ध थीं। भारत में प्राचीन समय में 3 लिपियां प्रसिद्ध थीं। कौन कौन सी? 3 प्राचीन लिपियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। कौन कौन सी? सिंधु घाटी लिपि, खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि। ये 3 लिपियां प्रसिद्ध थी प्राचीन समय में। पहला सिंधु घाटी लिपि, दूसरा खरोष्टी लिपि और तीसरा ब्राह्मी लिपि। ये 3 लिपियां प्रसिद्ध थी। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी सी विशेषताएं। जैसे आपकी सिंधु घाटी लिपि है, लारकाना जिले के मोहनजोदड़ो में प्राप्त शिलालेखों पर मिलती है। लारकाना में ये सिंधु घाटी जो लिपि है, लारकाना में प्राप्त मोहनजोदड़ो के शिलालेखों पर मिलती है। कौन सी? सिंधु घाटी लिपि। और खरोष्ठी लिपि दूसरा है, खरोष्ठी लिपि। इसका प्रयोग कहाँ मिलता है? इसका प्राचीन नमूना जो है वो बस्ती जिला, अपने उत्तर प्रदेश में तो बस्ती पड़ता है। बस्ती जिले के में पिपराला एक स्थान है, उस वहाँ पर स्तूप था। उस पिपराला जो स्थान है, पिपराला के स्तूप तथा अजमेर जिला के बडाली गांव के शिलालेख, बस्ती के पिपराला स्तूप तथा
पिपराला स्तूप तथा अजमेर जिला के बडाली गांव के शिलालेख में मिले। अजमेर जिला के बडाली, अजमेर जिला के बडाली गांव के शिलालेखों में मिलता है। किसका उल्लेख? खरोष्ठी लिपि का उल्लेख। अब इसके बाद है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही अन्य लिपियों का जन्म हुआ है और इसका जो उल्लेख मिलता है ब्राह्मी लिपि का, मानसेरा, पंजाब के मानसेरा तथा हजारा जिले में अशोक के शिलालेखों में व्याप्त है। इसका जो उल्लेख है पंजाब के मानसेरा और हजारा जिले में अशोक के शिलालेखों में इसका उल्लेख मिलता है और ये बाएं से बाएं लिखी जाती है। कैसे? ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। कौन सी? ब्राह्मी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब इसी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। किससे? ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। पूछा जाता है किस लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। अब देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषता क्या है कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? देखिए, मैं बाएं साइड से लिख रहा हूँ और दाएं तरफ बढ़ रहा हूँ, तो देवनागरी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है। कैसे? बाएं से दाएं लिखी जाती है। अब देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? आपकी हिंदी आती है, संस्कृत आती है, हिंदी, संस्कृत, और क्या आती है? छत्तीसगढ़ी आती है। हिंदी, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी, और क्या आती है? सिंधी आती है। क्या आती है? सिंधी आती है। हिंदी, संस्कृत, छत्तीसगढ़ी, सिंधी, ये सभी किसके अंतर्गत आती हैं? देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती हैं। पूछा जाता है हिंदी की लिपि है, देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। अब आगे देखते हैं कि पंजाबी की लिपि क्या है? पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। क्या है? गुरुमुखी है। याद रखिए, आपका टेस्ट होने वाला है। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। और अंग्रेजी की लिपि क्या है? अंग्रेजी और फ्रेंच की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू और अरबी की लिपि क्या है? उर्दू और अरबी की लिपि क्या है? उर्दू और अरबी की लिपि क्या है? फारसी। फारसी। उर्दू और अरबी की लिपि क्या है? फारसी है।
पंजाबी की लिपि क्या है? गुरमुखी है। अंग्रेजी की, फ्रेंच की लिपि क्या है? रोमन है जी। तो हम लोगों ने देखा कि लिपि आपकी समाप्त हुई है, बोली आपकी समाप्त हुई है, भाषा आपकी समाप्त हुई है। संवैधानिक जो विकास हुआ था भाषा का उल्लेख संविधान में कैसे क्या हुआ था उसको हम लोगों ने देखा। तो और देखिए एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि भारतीय और जो आपकी भाषा का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक किया गया है ये शायद छूट गया है, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि हाँ, तो भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक में हुआ है। भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343 से 351 तक में हुआ है। अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी तथा उसकी लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अब देवनागरी होगी। अब अगर आपसे पूछ ले कि देवनागरी अंक बताइए, इनमें से देवनागरी अंक है 4 दे दिया ऑप्शन, एक दे दिया ये पहला ऑप्शन हो गया, एक दे दिया आपको ये और एक दे दिया ये और एक दे दिया ये। तो इसमें से देवनागरी अंक कौन सा है? 2, दूसरा ऑप्शन सही है जी। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो एक बार इसको हम ऐसे क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि भाषा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में किया गया है, तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 343 से 351 तक में किया गया है। पूछ लिया इनमें से देवनागरी अंक है, तो आपका जैसे ऑप्शन दे दिए तो आपका उत्तर ये हो जाएगा। पूछ लिया कि भाषा का उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 17। ठीक, तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अगली क्लास में सारे क्वेश्चन को कराया जाएगा। ठीक, तो आप इसके बाद आप थोड़ा सा वीडियो आप एक बार रिवाइज करके पुनः देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। ठीक, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।